मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के चुनाव में अपने सबसे सुपरहिट दांव को चला। फर्स्ट राउंड की वोटिंग से पहले योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव सामने रख दिया। योगी का एजेंडा क्लियर है, हिंदू एकजुट होकर वोटिंग करेंगे तो महागठबंधन का एमवाय समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। योगी ने आज 4 रैलियां की। चारों रैलियों में योगी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर अटैक किया, लेकिन आज अखिलेश यादव भी बिहार में थे, इसलिए योगी ने उन्हें भी लपेट लिया। योगी ने पप्पू, टप्पू और अप्पू किसे कहा, योगी के निशाने पर कौन कौन है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये योगी के स्टाइल का पहला सैंपल है। बिहार के चुनाव में पप्पू, टप्पू और अप्पू कौन है, योगी ने दरभंगा में बता दिया, पब्लिक ने समझ लिया। अब दूसरा सैंपल देखिए। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। ये योगी के स्टाइल का दूसरा सैंपल है। रामद्रोही कौन है, हिंदू द्रोही कौन है, योगी ने इशारा कर दिया, पब्लिक ने समझ भी लिया। बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। ये योगी के स्टाइल का तीसरा सैंपल है। फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले आज बिहार में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की एंट्री भी हो गई। यूपी वाले बाबा ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले इस सुपरहिट नारे को क्यों लॉन्च किया, इसे एक एक करके डिकोड करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में एक के बाद एक 4 रैलियां की। पहली दरभंगा, दूसरी मुजफ्फरपुर, तीसरी सारण और चौथी पटना। चारों रैलियों में योगी के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस थी, लेकिन योगी ने विरोधियों पर सबसे तगड़ा अटैक दरभंगा की रैली में किया। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है।
ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की जिस असेंबली सीट पर यह बात कही वो केवटी विधानसभा सीट है। केवटी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जिसमें 2020 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, लेकिन 2015 में आरजेडी कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव में जीत हार का अंतर सिर्फ 5126 वोटों का था और बीजेपी के लिए इस सीट को बचाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहां मैदान में उतारा गया है। दूसरी वजह है दरभंगा का कास्ट इक्वेशन। दरभंगा में 75% हिंदू हैं और 25% मुस्लिम आबादी है। अगर एक एक जाति की बात करें तो ब्राह्मण 30% है, मल्लाह 12% है, दलित 15% है और यादव 5% हैं। अगर हिंदू वोट बटे और M+Y फॉर्मूला चला तो यहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत बन सकती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यहां हिंदुओं को एकजुट करने वाला अपना सुपरहिट डायलॉग फिर से लॉन्च कर दिया। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। न बटेंगे और न कटेंगे। हम तो एनडीए को विजयी बना करके बिहार को समृद्ध बनाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ आजकल बिहार में जहां भी जाते हैं जय श्री राम के नारे जरूर लगवाते हैं और अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है। इसे योगी आदित्यनाथ की रैली की पहली लोकेशन से समझिए। योगी आज सबसे पहले दरभंगा पहुंचे। दरभंगा महागठबंधन के लिए कमजोर जिला है। दरभंगा जिले में कुल 10 सीटें हैं। 2020 में एनडीए ने 10 में से 9 सीटें जीती थी। आरजेडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। हालांकि उस वक्त वीआईपी एनडीए का हिस्सा था, इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एनडीए इस जिले में पूरा जोर लगा रहा है। अब आपको पूरे रीजन का समीकरण समझाते हैं। दरभंगा बिहार के मिथिला रीजन में आता है। मिथिला रीजन में कुल 54 सीटें हैं। 2020 में एनडीए ने 36 सीटें जीती थी, बीजेपी 15, जेडीयू 19 और वीआईपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 54 में से सिर्फ 17 सीटें जीती थी। आरजेडी 13, कांग्रेस 1 और लेफ्ट को 3 सीटें मिली थी। 1 सीट एलजेपी के खाते में गई थी। यानी मिथिला में एनडीए मजबूत है और इसे आगे भी इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने मिथिला में रैली की तो भगवान राम की बात की, मां जानकी की भी बात की और विरोधियों को रामद्रोही बता दिया। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा।
आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी, उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। भारत माता की योगी आदित्यनाथ को उन्हीं सीटों पर कैंपेन के लिए उतारा गया है जो टफ सीटें मानी जाती हैं। जय श्री राम। मुजफ्फरपुर भी उन्हीं सीटों में से एक है। 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी को 81,871 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सुरेश शर्मा को 75,545 वोट मिले थे। कांग्रेस ने यह सीट 6,326 वोटों से जीत ली थी। इसीलिए बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर को टफ सीट वाली कैटेगरी में रखा है और योगी आदित्यनाथ को यहां चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। योगी मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्होंने आरजेडी के जंगल राज का पूरा लेखा जोखा निकालकर सामने रख दिया। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। लालू राबड़ी के राज का जिक्र जब भी आता है तो जंगल राज की बात जरूर होती है और उसकी एक वजह सीवान भी है। इसीलिए सीवान पर योगी का फोकस सबसे ज्यादा है। योगी सीवान में 2 रैलियां कर चुके हैं। आज सीवान के बगल में सारण में रैली की। सारण में योगी ने सीवान की चर्चा की। बिना नाम लिए एक बार फिर शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी के कैंडिडेट ओसामा शहाब का जिक्र किया और एक बार फिर जंगल राज वाली घटनाओं की याद दिलाई। इसी सीवान में खानदानी माफिया को गले लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे चंदू बाबू के साथ क्या घटना घटित हुई थी सीवान में। एसिड से उस माफिया ने उड़ेल डाला था। यह घटना घटित होती थी बिहार में आरजेडी के समय में, लेकिन अब नहीं। अब तो यूपी का बुलडोजर चांप रहा है माफिया को। अब नहीं ये लोग कुछ कर सकते। माफिया और गुंडे योगी आदित्यनाथ का फेवरेट टॉपिक है। माफियाओं को ठिकाने लगाने की बात जब भी आती है, जहां भी आती है, योगी यूपी का एग्जाम्पल जरूर देते हैं, बुलडोजर की याद जरूर दिलाते हैं। बिहार की रैलियों में भी उसी की वानगी दिख रही है। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है
और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। बुलडोजर वाले बाबा बिहार चुनाव में जबरदस्त डिमांड में हैं, लेकिन योगी को वहां उतारा जा रहा है जहां टफ फाइट है। इसके पीछे वजह भी है, योगी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। योगी ने दिल्ली विधानसभा में जब प्रचार किया था तो उनका स्ट्राइक रेट 78% से ज्यादा था। महाराष्ट्र में 92% का स्ट्राइक रेट था। हरियाणा चुनाव में 64%, झारखंड में 38%, जम्मू कश्मीर में 100% और 2020 के बिहार चुनाव में 67% उम्मीदवारों को जिताने का स्ट्राइक रेट था। इस बार भी योगी इसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करेंगे। सभी कैंडिडेट्स को उनसे यही उम्मीद भी है और इसके लिए योगी कैंपेन में जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी।